बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं करंट इशू से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बड़ी रिस्पेक्टेड गेस्ट और बड़ी ज़बरदस्त स्पीकर मौजूद हैं जो कि इश्यूज़ पे बड़ा ओपनली और लॉजिकली बात करती हैं। तो मेरे साथ आज वंस अगेन अमारा मौजूद है। अमारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Muteeb. Thank you for inviting me. हमारे मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब अक्सर समझ ही नहीं आती बंदा कहाँ से स्टार्ट करे। लेकिन Development? दिस टाइम मैं स्टार्ट करूंगा कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। तो Okay. मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क में एक वो पॉलिटिकल सीन चलता रहता है, कभी भी क्लियर नहीं होता कि क्या चल रहा है। कभी एक लीडर आ जाता है, कभी दूसरा लीडर आ जाता है, कभी एक लीडर पे केसेस बन जाते हैं, कभी दूसरे लीडर पे केसेस बन जाते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसकी क्या रीजन है? मुतीब साहब, जैसे आपने बताया है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आप जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक आप देख चुके हैं कि मार्शल लॉ कितनी दफ़ा लग चुके हैं। कोई हम जमहूरी आइडियल मुल्क नहीं है। जब पाकिस्तान बना तो उसकी रूट्स में ही ये चीज़ शामिल है कि चंद जागीरदारों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई आप इसका कोई बेहतरीन खाका पेश नहीं कर सकते हिस्टोरिकली, जैसे कि कांग्रेस थी या उनके लीडरान थे, सियासी जद्दोजहद उनकी आप सामने नहीं रख सकते। तो जब इस तरह से एक मुल्क हासिल किया गया और उसमें जो पॉलिटिकल रवैया है, सियासी रवैया, जमहूरी रवैया, ये बड़ा नापैद था शुरू से ही। इसीलिए आपने बहुत जल्दी ही इस मुल्क में आपने मार्शल लॉ देखे, उसके साथ साथ आपने एक टूटी फूटी शक्ल में जमहूरियत देखी है। लेकिन जब आपके पास दो पैरेलल वे में ताकतें मौजूद हों तो कभी भी एक ताकत जो है, खासतौर पर जो जमहूरी ताकत है, वो इस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाती। तो जब आपके पास एक को पॉलिटिकली आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है और आपके पास कोई उसकी बैकग्राउंड ही नहीं है, तो फिर जब आपकी इंस्टेबिलिटी रहती है, आपकी एक पैरेलल वे में साथ एक और पावर चल रही है जो मुल्क चलाती है, तो उसमें जो लीडरान हैं सो कार्ड बनाए जाते हैं और उसी नर्सरी में जब बनाए जाते हैं, जब उनको अवाम में लाया जाता है तो अवाम भी पहले से अवेयर होती है, तो एक भरोसा जो है वो बहुत कम होता है। और अगर होता भी तो आप देखेंगे कि प्रीवियसली आप देख लें, एक वक्त था नवाज शरीफ पे अवाम भरोसा करती थी, बड़े मकबूल लीडर थे। ट्रू। एक दफ़ा वो अक्सरियत लेकर भी आ चुके हैं असम्बली में। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारी जो अवाम का एतमाद है वो शेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद एक लंबी अरसे की डिक्टेटरशिप आपने देखी। उसके बाद जब आपने देखा कि जमहूरियत किसी तरह से वापस आई तो बेनज़ीर का कत्ल आप देखते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि नवाज शरीफ का आना, उसके बाद इंस्टेबिलिटी देखते हैं, पनामा लीक्स देखते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग अवाम में है कि जो भी वो लीडर बनाएंगे या चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, तो उनको कुछ ही अरसे बाद उनके ऊपर किसी कई तरह की केसेस, प्रेशर और डिफरेंट तरह के आपको टैक्टिक्स यूज करके उनको अपने कंट्रोल में रखा जाएगा, ताकतवर हल्के। क्योंकि जो अवाम की ताकत है वो फिर इस तरह से उनको अगर डिवाइड कर दी जाए और लीडरान में दे दी जाए, तो ये कल्चर नहीं है हमारे मुल्क का। इस वजह से आप आए दिन ये सियासी केसेस देखते हैं। और हैरान कुछ बात यह है कि आप जब आज से 4 से 5 साल पहले हमने नवाज शरीफ के लिए जो केसेस देखे थे, उनकी ताहियात नाअहली से लेकर उनके ऊपर सजाओं के साथ, आज आप वो सारा कुछ जो है वो रिपीट देख रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। आपने तो नवाज बस शरीफ तक ये बात सारी की, मियां नवाज शरीफ तक बात की, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमें तो तो खैर 76 बहुत ईयर्स लंबी से केस है। सेम चीज जो है वही रिपीट होती नजर आ रही है। फिर अगर तो इसमें हिस्टोरिक के मुताबिक साहब, तो फिर कायदे आजम से शुरू करें ना, एग्जैक्टली exactly, फातिमा जना से शुरू करें, उसके बाद आप भुट्टो से शुरू कर लें। अब उसको बाद अब लंबी हिस्ट्री है। आप नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो बाद में आते हैं। बेनज़ीर जो है वो एक रिसेंट सानिया है, और हमारे जो ज़्यादा दोस्त देखने वाले होते हैं या मेहरबान जो होते हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं वो 12 साल के, मैक्सिमम 10 साल के, 5 साल के इतने होते हैं। इससे पिछली हिस्ट्री जो होती है वो मैं नहीं समझती कि किसी को अवेयरनेस है। तो जब हम बात करते हैं तो आधी सर से गुजर जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रिसेंट जो है वो मैं दूं कुछ, जो भी दे सकती हूँ हवाले। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब चीज चेंज कैसे होगी, ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे आ सकता है? क्या अवाम में अवेयरनेस नहीं है या अवाम ये करना नहीं चाहती? आप देखें, अभी रिसेंटली कश्मीर में लोगों ने राइट्स की बात की है और विद इन नो टाइम उन्होंने वहां पे अपने राइट्स लिए भी हैं। तो हमारे यहाँ क्या इस किस्म की कोई पॉलिसी शिफ्ट आ सकती है कि जिस टाइम जो अवाम है वो इन पॉलिटिकल बैनर्स के नीचे से निकल के अपने राइट्स की बात करे?
हम हमेशा उन लोगों को ब्लेम करते हैं, क्या हम लोग अपना जो सिविल सोसाइटी है उसके माइंडसेट को क्यों नहीं देखते? इसके लिए तो एक आपको माइंडसेट चाहिए होता है, पॉलिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। और जब आपकी तारीख गवाह है कि आपके यहाँ कोई भी सियासी जमात, सियासी लीडर जो है वो इस हद तक ना वो उसको रखा गया है, ना वो रहा है, ना फिर हमारे मिजाज बने हैं, तो ये शिफ्ट आती रहती है। और जहां तक आपने बात की आज़ाद कश्मीर की, आप ना भूला करें कि वो एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। अगर रिसेंट हाल में अगर वो हिस्सा है, जिस जिस तरह से उसके ऊपर दुनिया की नज़र है, जिस तरह से उसको मकबूजा कश्मीर के साथ कंपेयर किया जाता है, मेरे ख्याल में वहाँ की आवाम के लिए फिर भी हकूक हासिल करना जो है वो एक खित्ते के लिए आसान थे। आज बलोचिस्तान के आवाम वैसे ही अगर हकूक मांगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हकूक दिए जाएंगे, क्योंकि वो आप देखें कई सालों से सड़कों पर हैं, उनकी खवातीन रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि इस तरह का अगर आप प्रेशर टैक्टिक्स तो आप कह रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व आउट हुआ है उसका कश्मीर का मामला, मेरी जो अवेयरनेस है, ये जो मेरा तर्जिया है, वो मैं ये नहीं समझती। उसके और फैक्टर्स हैं। बाकी पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है जब आपकी स्टेबिलिटी होती है और आप मुसलसल एक से दूसरी ताकत की तरफ आप देखते हैं कि एक पार्टी आई है, फिर दूसरी पार्टी ने इकतदार संभाला। जब आप इतनी बड़ी शिफ्ट देखते हैं 10-10, 12-12 साल की मार्शल आर्ट्स की, तो आपकी एक एक जनरेशन निकल जाती है जिनको ये डेफिनेशन ही नहीं आती होती। एंड एक अनफॉर्चुनेटली सेकंड यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दें। आपने ये कहा है जो कश्मीर की स्ट्रगल है वो जेन्युइन स्ट्रगल नहीं है, नहीं, मतलब मैं वो नहीं समझ। दैट वाज नॉट द राइट वे टू गेट देयर राइट्स। देखिए नहीं, ऐसे नहीं है, उस तरह से नहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उनको स्ट्रगल उस तरह से कम करनी पड़ी है, क्योंकि उसके फैक्टर्स बहुत सारे डिफरेंट हैं। आप अगर बलूचिस्तान के लोगों को देखें तो पिछले कई दहाइयों से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उनके नौजवान, उनके बच्चे तालीमी लिहाज से, मेडिकली, इंसानी बुनियादी हकूक जो आप देखते हैं कि लोगों को गायब करना बिना बताए, बच्चे हैं, नौजवान बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं कई-कई महीने जहाँ पे धरने देती हैं, क्या आपने देखा है उनकी कोई सुनवाई होते हुए? क्या वजह है, इतना डिफरेंस क्यों है? आज़ाद कश्मीर में अगर लोगों को, मैं वहाँ पे भी नहीं समझती कि इस तरह से हकूक जो हैं, वहाँ से एकदम से शिफ्ट आ गई है, शिफ्ट कहीं भी नहीं आ सकती। जो आपकी रेजीम है, इतनी सडन शिफ्ट नहीं आ सकती। थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, जैसे पंजाब की आवाम को भी मिला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक रेफरेंस और इन्फ्लुएंस कल्चर हमारे यहाँ बड़ा आम है। आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक वो बंदा जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, जिसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एज कंपेयर टू दैट कि जिसके पास कोई इन्फ्लुएंस हो या जिसके पास कोई खुद वो पावर में हो। तो ये कल्चर क्यों नहीं खत्म होता? इस कल्चर की वजह से भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा अगर कल्चर स्टडी कर लें पाकिस्तान का, जनूबी एशिया का, या स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, तो यहाँ पे डिग्निटी कल्चर है, यहाँ पर गैरत का कल्चर है, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत पूरी तरह से अंदर आपके इनकलकेट किया गया है। अफसरशाही का दौर था, अंग्रेज का दौर था, हमारे यहाँ तबकात बना दिए गए हैं और उन तक अप्रोच करने के लिए आप डिफरेंट रूट हैं, उसके साथ आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी काबिलियत मानी नहीं रखती, आपको सिफारिश चाहिए होती है। आपकी डिग्निटी कल्चर में ये एक बुनियादी किस्म के नकाइस होते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो लोगों के कुछ पैरामीटर्स हैं, हाथ से काम करने वाले को कभी इज्जत नहीं दी जाती हमारे कल्चर में। तो कुछ चीज़ें जो हमारे कल्चर ही हमारे अंदर शामिल है, बढ़ाई देख लें, मजदूर देखेंगे आप, सारा दिन मजदूरी करते हैं, उसके बनस्बत जो एक एसी वाले कमरे में बैठकर सिर्फ अगर एक ऑफिसर जो होगा जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, आपको डिलीवर तक नहीं कर रहा, आप ब्यूरोक्रेसी की मिसाल ले लें, आप देखेंगे कि उनको लोग झुककर सलाम करते हैं, और एक जो मजदूर है उसकी बड़ी उसको मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये हमारे कल्चर में शामिल है, डिग्निटी कल्चर्स के ये नुकसान होते हैं। उसमें आप ये गैरत के मसाइल, और उसमें आप ये इस तरह की डिग्निटीज के मसाइल, तो उसमें इंडिविजुअलिज्म बहुत कम होता है, उसमें आप सर्वाइव करते हैं माशरे में अपनी फैमिली के सर पे। आपने अक्सर मजाक सुना होगा कि समझते हैं, पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई बाहर होता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि एक इंसान के ऊपर डिपेंड किया जाता है, फैमिली का सर्वाइवल है, इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल नहीं है। तो फिर जब इंडिविजुअल की इज्जत नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक ऑब्वियस बात है कि फलां से सिफारिश करवा ली, फलां का कर दिया, रेफरेंस दे दिया। तो रेफरेंस का कल्चर वहां से आता है। तो उसके लिए बिल्कुल एजुकेशन ऑब्वियसली, अवेयरनेस, और टाइम टू ठीक टाइम है। जैसे जैसे आपका ये सिस्टम में आप कमजोर पड़ेंगे, अफसरशाही कमजोर पड़ेगी, इंडिविजुअलिज्म आएगा आपके अंदर, अपनी जो है वो आएगी, प्राइड आएगी, सेल्फ प्राइड। तो मेरे ख्याल में आप अपने किसी की रेफरेंस देने की बजाय आप कोशिश करेंगे कि अपना आपका काम जो है
वो आपका रेफरेंस बने, आपका नाम आपकी शनाख्त बने। यहाँ पर शनाख्त जो होती है हमारी फैमिली से अभी तक चलती है, तो ये कल्चरली जो है हमारे यहाँ ये पाई जाती है चीज़ें, टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे रेफरेंस और इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, आजकल हमारी इकोनॉमी की बात हो रही है कि उसकी कंडीशन बड़ी फ्रेजाइल है, तो फिर ये कहा जाता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बड़े प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, बड़ा वीआईपी कल्चर है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास गाड़ियां होती हैं, उनकी फ्यूलिंग होती है, उसके अलावा बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्या ये एक्सपेंसेस कट डाउन करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, ये तब किया ताकि जा सकता इससे है। हाँ जी जी, ताकि अब इससे आवाम को रिलीफ मिल सके? आप अवाम की बात कर रहे हैं, तो अवाम को किसने रोका हुआ अपना रिलीफ लेने के लिए? आपने कभी देखा है कि अवाम अपने हकूक के लिए बाहर निकली हो? जब वो इमरान खान के लिए बाहर निकल सकते हैं, एक शख्सियत परस्ती है, नवाज शरीफ के लिए निकल सकते हैं, किसी भी एक शख्सियत के लिए निकल सकते हैं, खादिम रिजवी के लिए निकल सकते हैं और कई कई दिन के धरने दे सकते हैं, मौलाना ताहिरुल कादरी के लिए निकल के कई कई दिन वो बैठ सकते हैं टेंट्स में। कभी आपने देखा है कि सवाम अपने हकूक के लिए निकली हो? आज निकले हैं कि जब हमें महंगाई के लिए धरने दिए हुए और एक हफ्ते से बैठा हुआ अवाम का धरना आपने कभी नहीं सुना होगा। ये कनेक्टेड है मैंने डायरेक्टली अगेंस्ट। वैसे बाय द जी, वे मैंने सुना है अभी रिसेंटली कश्मीर में। कश्मीर में जी बिल्कुल आपने सुना है, बिल्कुल मैंने भी सुना है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ मुल्क की। ठीक है। मैं ओवरऑल आप अगर इकोनॉमिकली बात करें और अगर आप इस तरह से बात करें तो मैं नहीं समझती कि अवाम में इतनी अवेयरनेस आई है। शख्सियत परस्ती हमेशा वहां पे होती है मुतीब, जहां पर आपकी आपकी जो आपकी अपनी शख्सियत है उसको इतना आपने डेवलप नहीं किया, अवामी सतह पर आपने तालीम आम नहीं की, लोगों को शऊर नहीं दिया। तो जब शऊर की कमी होती है, बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, शख्सियत परस्ती कई जो है पढ़े लिखे माशरे उनमें भी ये बहुत इसने नुकसान दिए हैं। जर्मनी की मिसाल आपके सामने है, हाईली एजुकेटेड सोसाइटी जिसमें हिटलर ने के पीछे शख्सियत परस्ती के पीछे आप देखते हैं कि हजारों जाने गई हैं। ये इसके डिकोड करने के लिए और इसको अवेयरनेस के लिए आपको एक तो डिमोरलाइज नहीं करना होगा, डेमोक्रेसी आपको चलानी होगी, अच्छी हो बुरी हो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है मार्शल लॉ की, एक और ताकत की पैरेलल वे में वो साथ साथ चल रही है और एक घर पे दो लोग हैं जो आप उनको यूं समझ लें सरबराहान है, तो एक वक्त में उन दोनों को ये तो पता है कि ये हमारी जगह है, ये हमारी चीज है, लेकिन उनको ये जिम्मेदारियों का नहीं पता कि इसकी जिम्मेदारियां किसने पूरी करनी है। सो बंदर बांट होती है, जिसको जितना मिलता है, ब्यूरोक्रेसी में देख लें, गवर्नमेंट में देख लें, आप इदारों में देख लें, तो अब जहाँ जिसका जितना हाथ पड़ता है वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों को उतना ही फैसिलिटेट करें, वक्ती तौर पे उससे फ़ायदा ले सकें। अवामी तौर पे इतना शऊर नहीं है कि इसका सवाल किया जा सके, सवाल नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रिसेंटली अभी एक इवेंट हुआ था जिसमें लेटर्स लिखे थे हाई कोर्ट के जजेस ने। तो वो लेटर्स लिखने, क्या जुडिशरी पे भी किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है? जुडिशरी पे तो हमेशा से प्रेशर रहा है। अगर आप तारीख देखें तो भुट्टो के केस से एक बड़ा रेलिवेंट है आजकल शेख मुजीबुर रहमान का केस बड़ा फेमस है पीटीआई जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए। तो मेरे ख्याल में जो आपकी है जुडिशरी है इसका तो बहुत वाइटल रोल रहा है आपकी तारीख में, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ ये हुई तारीखी तौर पे कि जब जब आप अपनी तारीख में नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तान की जो कुछ सालों की तारीख है, तो उसमें आप देखते हैं कि जब जब जहां जहां पे भी मार्शल लॉज लगे, डिक्टेटरशिप आई, तो जुडिशरी ने हमेशा उनका साथ दिया, वो हमेशा साथ खड़ी थी ताकतवर हलकों की। लेकिन पहली दफा तारीख में आप इसका क्रेडिट किसी को भी दे सकते हैं, आप इसको हालात को भी दे सकते हैं। एक चीज होती है कि आपके इदारों को आपने इतना खोखला कर दिया कि एक वक्त में आकर आप उसमें से कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, या आप इसको किसी भी एक पर्सनैलिटी को दे सकते हैं जो कि अमूमन पीटीआई के लोग इमरान खान को देते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इदारों की कमजोरी है कि आपको एक असूलन जो असूल का जो नैरेटिव है लोगों का, इदारों का, वो आपको नहीं मिलता। तो जुडिशरी का भी हमने देखा है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री वो हमेशा साथ खड़े थे, उन्होंने अपने जो भी उनके जो आप समझ लें कि जो सिविल कोड था, ये जो भी उनको हमेशा उन्होंने वायलेट किया। लेकिन हिस्टोरिकली एक तरह से मैं इसको बेहतर भी समझती हूँ कि एटलीस्ट जमहूरियत का हुस्न पता है क्या है कि उसमें आप डिसएग्री कर सकते हैं ताकतवर हलकों से, बाकी चीज़ों डिफरेंस से। ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आया है तो वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं सियासी तौर पर, आप जिस भी पार्टी को जिस भी जमात को सपोर्ट करते तो ये खुशाइन बात है। अगर आप किसी भी इदारे में देखते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट है उनके ओपिनियन,
उनकी जो ताकत का महवर है वो बदल रहा है थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान का कहा जाता है कि पाकिस्तान उस तरह से एक सेफ कंट्री नहीं है, और सेकेंडली पाकिस्तान का जो भी पासपोर्ट है ये भी फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसकी क्या वजह है? हमारे मुल्क में क्यों नहीं वो स्टेबिलिटी, सेफ्टी और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? देखिए, आप देख लें कि पूरी दुनिया में एक रूटीन है कि आप जब आपकी जमातें होती हैं, सियासी जमातें होती हैं, जैसे कि आप जो देखने और सुनने वाले उनको समझाने के लिए मैं ये यूं कहूंगी कि जब आपकी जो भी कोई इक्तदार में पार्टी आती है पिछले 15 सालों से, कम से कम आपकी सियासी जमात जो भी, वो अपने साथ दूसरी जमातों को मिलाती है अपनी सीट्स पूरी करने के लिए, इक्तदार में आने के लिए, तो वो कमज़ोर हुकूमत होती है। जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं वहाँ पर बिजनेस के मौके बहुत कम होते हैं, फ्लोरिश बहुत कम करती है कोई भी इंडस्ट्री आप देख लें। तो जब आपका बिजनेस ही फ्लोरिश नहीं करता और आप नीचे चले जाते हैं मईशत में, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ साथ ही होती है। सिक्योरिटी हमेशा जो है वो स्टेट की आप आवाम को तभी दे सकते हैं जब आप माशी तौर पे बेहतर हों, जब आपके इदारे काम कर रहे हों, जब आपके कभी हुकूमतें मजबूत नहीं होती, कभी आपकी रेगुलरली आपकी कभी भी एक मुसलसल जो है वे में डायरेक्शन में जमहूरियत नहीं चलती, तो आपके इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। जो बज़ाहिर आपने जमहूरी इदारे बनाए हुए हैं, आप पुलिस ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट्स ले लें, आप देखते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह की सियासी सरगर्मियों में मुब्तला होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ से आकर, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है, सिक्योरिटी इदारे हैं जो भी, और या फिर बाकी मईशत के इदारे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनको इन्वॉल्व देखते हैं हमारी सियासत में। वो वजह है कमज़ोर हमारे निज़ाम की। जब आपका सियासी निज़ाम इतना कमज़ोर है तो फिर आप सिक्योरिटी कहाँ दे पाते हैं? जब आप सिक्योरिटी नहीं दे पाते तो दुनिया में कई इंडस्ट्रीज हैं जो आपके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर आज कोई भी अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे, क्या पता चलता है कि फेसबुक है, ट्विटर है, कई तरह की और इंडस्ट्रीज हैं कि आप आए और आप धरने दें, और धरने ना दें तो आप जला दें, आप उनकी फैक्ट्रीज जला दें, आप उनके ऊपर कोई कि चाइनीज पे आप देखते हैं हमले होते हैं, तौहीन रिसालत के, तौहीन मजहब के, यहाँ पे कई लोगों को आप जिंदा जला देते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, आपने एक टेरर स्टेट बना दी हुई है, क्योंकि जब तक आप टेरर स्टेट नहीं बनाते आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बिजनेस कौन सा? ताकतवर हल्कों का, बाकी तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा। अब आप इतने टेरर स्टेट में रहेंगे तो और कोई बिजनेस तो चल नहीं सकता सिवाय आपकी ताकत और हल्कों के, उनका बिजनेस के अलावा। तो जब आपका कोई बिजनेस फ्लोरिश नहीं कर रहा, और उसकी वजूहत आपके अंदर शिद्दत पसंदी है जो आपको खुद बोई गई है, स्पेसिफिकली इसलिए बोई गई है कि आप अपने आस पास जो है अपने स्टेट के कुछ आपके नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, ये एक आपकी एक पॉलिसी रही है स्टेट की। तो मैं नहीं समझती कि इसमें आप सिक्योरिटी या प्रॉस्पेरिटी की बात कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक बुनियाद आपको ठीक करनी होगी, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। कोई भी ऐसी जमात जो आपकी ऑर्गेनिकली आगे बढ़ रही है, उनकी जो जमात की जितने वोट्स हैं वो काउंट करके उनको सीट्स दी जानी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। अवाम का जब तक इंतखाब किया हुआ लीडर सामने नहीं आएगा और आपके बैलेट बॉक्स में से आपके मर्जी के नताइज नहीं दिए जाएंगे, तो इस तरह से डिज़ाइन की डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है वो मेरे ख्याल में इसी तरह के रिजल्ट देती है, इससे बेहतर की उम्मीद नहीं रख सकते। वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बड़ी लेटेस्ट और बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का एक अलायंस बन रहा है, तो इस अलायंस को आप कैसे देखती हैं? शर्मनाक, बहुत, इस तरह से शर्मनाक कि अगर आप उनकी पिछली कुछ, एक तो आपके तनाज़ात होते हैं कुछ एक हद तक होते हैं, और एक आपके तनाज़ात होते हैं सियासी बुनियाद आपने बनाई हुई होती है, और आप अपनी हर तकरीर में एक दूसरे सियासी रहनुमा को गाली देते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, और आपके तकरीबन सारे सपोर्टरान जो हैं उनमें से 95% जो है वो उनसे एक एगोनी रखते हैं, एक नफरत रखते हैं उस लीडर से। फिर आपका जो अलायंस होता है वो इतना आर्टिफिशियल होता है, वो इतना अनबेरेबल होता है आवाम के लिए कि वो मेरा नहीं ख्याल कि आगे चल पाता है, कि उसकी एक्सेप्टेंस आती है। तो ये उस तरह के जोड़ हैं जो आगे चलने वाले नहीं होते, बड़े कमज़ोर किस्म के वक्ती तौर के अलायंस हैं, जिसका कोई मैं नहीं समझती कि आगे कोई फ्यूचर है। ना मौलाना साहब के लिए देख सकते हैं, ना पीटीआई के लिए, किसी के लिए भी वो फ्रूटफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिफरेंट तरह की स्टेट ऑफ माइंड है उनके,
थॉट प्रोसेस है, दो जमातें हैं और दो टोटली डिफरेंट। आप एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है और एक सियासी तौर पे एक्सट्रीमिस्ट है कि उनको आपने माशी तौर पे देखा होगा कि हमारे यहाँ जितनी परसेंटेज है जिन्होंने इन कुछ सालों में पीटीआई को सपोर्ट किया, वो एक एक्सट्रीमिस्ट रवैया रखते हैं टूवर्ड्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनमें तो बर्दाश्त है नहीं। तो ये एक मुख्तलिफ तरह के दो जो किरदार अगर आप साथ मिला देंगे तो इससे आप चाहते हैं कि कोई रिजल्ट मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं समझती कि ये कोई देर पा इत्तेहाद है या इससे लेकिन कोई उनका नताइज मतलब होंगे। लेकिन उनका तो ये मानना है कि हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, सिविल सुपरमेसी चाहते हैं, इस तरह की बातें आजकल की जा रही हैं। ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी चाहते हैं, आप उनके साथ इल्हाक करें, कम से कम मुल्क में तो कुछ सुकून आए, हमें तो कुछ सुकून मिले। जब आप लोग बांट के खा लें, हम आप लड़ लड़ के मर रहे हैं और नुकसान अवाम का हो रहा है, और अवाम इतनी मासूम है, सॉलिटी से बेवकूफ है कि उनको कहीं आगे नजर से आगे नजर नहीं आता, नाक से आगे। तो आपको एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे अपनी जानें भी गंवानी है, इज्जत भी गंवानी है, रोटी भी गंवानी है, तो गो अहेड एंड सी द एक्सट्रीम रिजल्ट्स एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट थिंकिंग ओवर कि आपने कहाँ गलत किया। तो एक दफा तो मेरे ख्याल में क्लैशेस होंगे, एंड आएगा, आपकी पूरी बर्बादी होगी। उसके बाद अगर इस मलबे के नीचे से अगर कोई और आप देख लें कि कुछ फूट पड़े, कोई और किरण, तो और बात है, अदरवाइज मैं इसका कहीं भी कोई एंड नहीं देखती इस पॉलिटिकल सिचुएशन का। बिल्कुल ठीक है। ये जो गवर्नमेंट बनी है इसको कैसे देखती हैं? क्या ये चल पाएगी आगे? कोई इकोनॉमिकली मुल्क को माशी तौर पे बेहतरी की तरफ लेके जाएगी ये गवर्नमेंट? इसका क्या फ्यूचर है? अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नून लीग और बाकी तो अलायंस। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आपने जो पहली वाली गवर्नमेंट और इस वाली में तकरीबन सेम सेम चेहरे देखे, बताना पड़ता है मैं अभी वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बात आपकी सही है, लेकिन ये देखिए कि आप पिछली हुकूमतों को मवाजना कर लें। जो लोग अच्छे ख्वाब देखते हैं, जिनको पसंद है सबस बाग देखना, उनके लिए तो मैं कहूँगी कि वो ना सोचा करें, बस उम्मीद रखें अच्छे से अच्छे की। लेकिन जो सोच सकते हैं लोग, उनको ये देखना चाहिए कि कंपैरिजन कर लें आप कि क्या कभी भी ऐसी गवर्नमेंट कभी चली है। 5 साल तो दूर की बात है, आप 2 साल 3 साल मुकम्मल हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है या मेरी सोच है या मेरा तजिया है, मैं नहीं समझती कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर सकती है, क्योंकि इसका जो बुनियाद है इसकी वो ताकत पे है। ताकत क्या है जो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन आप उसको प्रेशर करके आपने सप्रेस किया है। जैसे ही आपका ताकत का जोर कम होगा तो वो सप्रेशन खत्म होगी और पहले से ज्यादा रिएक्शन सामने आएगा। और जब आप रिएक्शन सामने आएगा तो मैं नहीं समझती कि ये गवर्नमेंट जो है या सियासी कोई भी जमात जो है वो कंटिन्यू कर पाती है या जमात वो आगे चल पाती है, मुमकिन नहीं है। तो आप थोड़ा इंतजार करें, ज्यादा नहीं, लेकिन आप इसमें तब्दीली देखेंगे मौजूदा खाके में बहुत जल्द। अच्छा, ये यानी कि आपकी तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज समझ ली जाए कि ये गवर्नमेंट ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल। फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए ठीक। बात तो ये है ना कि आप ताकत का देख ले महवर, जब आगे एक्सटेंशन का टाइम आने दें चीफ ऑफ आर्मी ठीक है। स्टाफ का, तो ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। अवाम बहुत मीठी नींद सोए हुए होते हैं, जब एकदम से उनको पता चलता है कि टाइम है, टाइम हैज कम, तो उनका बिल्कुल वो एक तरफ दूसरी तरफ पलट जाती हैं चीजें। तो अवाम वेट करे उस टाइम का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खान साहब ने आजकल एक नई चीज सामने लाए हुए हैं, हम्मुदुर रहमान कमीशन। आपने भी देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये जी जी अभी इस सुना। टाइम पे राइट नाउ खुद वो जेल में है, तो ये हम्मुदुर रहमान कमीशन को सामने ला के, जो कि ऑलरेडी आई थिंक सो पब्लिश्ड है, जी उससे सामने ला पिछले के 20 या साल हाईलाइट से, करके। जी। पिछले 20 साल से वो आप पढ़ सकते हैं, आपको अवेलेबल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उससे इस तरह से हाईलाइट क्यों करवाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब की जो टैक्टिक्स है मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरीन है। हमेशा दुखती रग पे ऐसे ही हाथ रखते हैं अवाम की। मुझे उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जो टैक्टिक्स उनके पास हैं, जो पेशकम वो अनजान समझ बन के वो यूज करते हैं, वो हमारे बहुत माहिर खिलाड़ी भी सियासतदान इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये जो कमीशन रिपोर्ट है, ये मैंने नोट किया है कि जो पाकिस्तान के ज्यादातर सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, इनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है। अब इनमें से किसी से भी मैं बात करूं तो किसी को ये नहीं पता होता कि रिपोर्ट किस बारे में है। वो सानिया बांग्लादेश क्या था, मुजीबुर रहमान को अगर आप कोट कर रहे हैं तो आप चंद साल पहले उसको नवाज शरीफ के साथ लगाकर आप उनको बदनाम कर रहे थे और उनको आप गद्दार करार दे रहे थे, और कुछ ही सालों में आप उनको नहीं, एक इस पे
जी बिल्कुल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इस पे खान साहब से क्वेश्चन किया गया और खान साहब ने ये कहा तब तक मैंने ये कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी हुई नहीं थी। सेम इज विद पीटीआई सपोर्टर्स। उनको मुतीब साहब, मुझे तकलीफ इस बात की है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप खिलाफ क्यों हैं इमरान खान के, आप नवाज शरीफ के लिए बोले। मुझे समझ नहीं आती कि एक बुराई है जिसका सबको पता है, आप जानते हैं कि ये आग है, इसमें मैं कूदूंगा मैं जल जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ और मुख्तलिफ चीज बता रही हूँ भाई। आपके लिए धूप भी इतनी नुकसानदेह है, आपके लिए चीज भी इतनी जिसको आप ठीक समझ रहे हैं। तो मेरा काम तो वहां पे है कि जिसमें आपको गलत फहमी में वो दूर करूं, ना कि ये कि जो आप पहले जानते हैं। तो जो पीटीआई वाले बड़े सादा और मासूम लोग हैं, मेरे ख्याल में खान साहब ने भी लेट पढ़ी है कमीशन रिपोर्ट, और उन्होंने भी, बच्चों ने, या बच्चे क्या 70 साल के भी बच्चे हैं पीटीआई के, उन्होंने भी बहुत लेट पढ़ी, और उनको में से किसी को ये नहीं पता। मैंने एक डिस्कस किया तो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, मेरे आसपास की बात कर रही हूँ, तो पूछा कि आपको ठीक है। ये पता था कि मुजीबुर रहमान का एंड क्या हुआ था, उनको किसने मारा था, कैसे उनकी वफात हुई थी, उनके फैमिली पूरी वो किस तरह से, वो फौज थी एग्जैक्टली। बांग्लादेश की। तो कहते नहीं नहीं, ये हमने अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, बिल्कुल। जहां तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी खान साहब से कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से आगे बढ़ें, और उसका भी देखें कि उनका मुजीबुर रहमान के बाकी भी फैक्टर्स देखें कि किस हद तक उन्होंने सपोर्ट किया। मानते हैं फातिमा जना के लिए उनकी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल आपको तारीख साफ लफ्जों में बताती है, लेकिन उसके बाद पार्टीशन के में भी उनका जो किरदार है उसमें आप टोटली उनको पॉजिटिव नहीं कर सकते। और अगर कुछ चीजें ऐसी थी जो उनको उनके इंजाम तक लेकर गई, तो क्या इमरान खान साहब अपना इंजाम ये चाहते हैं, या उन्होंने उनकी तारीख पढ़ी ही नहीं है? वो इतने भोले और मासूम है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि वो अपनी ही आर्मी के जो हाथों में वो मारे गए थे, या उनके बच्चे, उनकी बहुएं, उनकी बीवी, वो अपनी ही आर्मी के हाथों मारे गए थे। ये अभी तक पढ़ा ही नहीं उन्होंने। मैं दुआ करती हूँ कि वो पढ़ें और फिर उसके बाद पीटीआई के सपोर्टर्स को बताएं, ताकि वो एटलीस्ट ये रेफरेंस देना खत्म करें, एक नया वो एक रेफरेंस लेकर आए। तो मैं इसमें लेकिन और ज्यादा इनको स्टडी नहीं करवा सकती तारीख। बस बिल्कुल, हाँ, तारीख तो कि वैसे अगर आपने रिपोर्ट आप पढ़ रही है तो हम क्या कह सकते हैं। अभी हम तारीख कोई वैसे बहुत सही पढ़ानी चाहिए। तारीख तो हमें सही काफी हद तक पढ़ाई नहीं जाती, वो चीजें बताई नहीं जाती जिनका हमें पता होना चाहिए। मुतालिया पाकिस्तान के पढ़े हुए इमरान खान साहब भी हैं, मुझे लगता है। पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के मुतालिया पाकिस्तान बरसरे पैकार नजर आती है, एक शख्स में, नहीं, एक आजकल तो मियाँ शख्सियत साहब में। का भी लगता है कि उन्होंने भी पढ़ी है अच्छे तरीके से। मियाँ साहब मियाँ साहब तो वो है, उनके ऊपर बात करेंगे तो वो अभी आने दे इक़्तिदार में, अभी वो मेरे ख्याल में रेस से बाहर हैं। उनके साथ पहले बहुत बुरा हो चुका है, तो हम तो अभी भी उनको कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल वो अभी भी आपको रोते हुए नजर आते हैं, जो कल आज से 4 साल पहले रो रहे थे, आज इमरान खान रो रहा है, कल को फिर नवाज शरीफ रोएगा, तो ये तो साइकिल चलता रहेगा। बहरहाल उनमें सब में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इमरान खान साहब की ये टैक्टिक्स पसंद है कि उनको इंडल्ज करना आता है अवाम को। वो एक बात होगी जो आपकी 20 साल पहले आपकी रिपोर्ट शाया हो चुकी है, आप में से मेजोरिटी को पता है सिवाय उनके जिन्होंने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है, लेकिन वो इस तरह से उसको पोर्ट्रे करते हैं कि लगता है कि एक नया सच है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हमारे जो आसपास की आवाम वो समझते हैं कि एक नया सच है। तो बड़ा हैरान होती है इसी कि आपको पहले नहीं पता था? कहते नहीं, हमें नहीं पता था। इसीलिए कहा लेकिन जाता क्या है कि करें, इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था। इसीलिए कहा जाता है खान साहब माइंड गेम्स अच्छी खेलते हैं। माइंडलेस होना जो है वो भी बहुत बड़ी नेमत है खुदा जी ताला की। बिल्कुल। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सेंसिटिव होते हैं, ये सोच आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक वे में लोगों को टारगेट करना, या उनको एक, मैं अगर हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने देखने और सुनने वालों को किसी एक रास्ते पे इतना स्ट्रिक्टली मत चलाऊं। मैं उनके लिए ऑप्शंस खुली रखूंगी, मैं कोशिश करूंगी क्रिटिकल थॉट रखें, सोचें, सवाल करें मेरी बात पे भी। खान साहब जैसे लीडरान का, ये शख्सियात का बड़ा करिश्मा होता है कि वो हमेशा एक तरफ रुख मोड़ देते हैं, और आपको क्रिटिकल अप्रोच होती है वो आपकी टोटली माइनस कर देते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, और आपको जज्बाती तौर पर, मजहबी या माशी तौर पे या कल्चरली आपको वो इतना अटैच करके चीज़ों के साथ पेश करते हैं कि आपको बहुत देर बाद समझ आती है कि आपने उस वक्त में क्या किया था इमोशनल होके। जो आपको समझदार लोग होते हैं वो, मैं नहीं समझती कि उनमें ये करिश्मा होता है कि वो आपको इस तरह से वो कल्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ता है। तो इमरान खान साहब काफ़ी हद तक रूथलेस हैं, तो मैं उनको ये क्रेडिट देती हूँ। नवाज शरीफ को अगर देखें या शहबाज शरीफ को, एक तो उनका करिश्मा नहीं है, सेकेंडली उनको मैं नहीं समझती कि किसी भी एक चीज पे प्रोपोगेट करना आता है चीजों को। ये एक बहुत बड़ा फन होता है जो जिससे अल्लाह ने नवाजा इमरान खान को, और आवाम सफर कर रही है।
मैं आज भी यही कहती हूँ, चाहे वो हमारे जुडिशरी है, चाहे वो हमारी आवाम है, अगर ये क्रिटिकल अप्रोच रखेंगे तो मैं नहीं समझती कि किसी भी एक लीडर के पीछे ये इतना कर सकते हैं, रोना रो बिल्कुल सकते ठीक हैं। है। खान साहब पे मेरे ख्याल में इतनी तनकीद काफ़ी है, फिर उनके फॉलोअर्स बड़ा माइंड कर मैं लेते हैं। बहुत उम्मीद रखती हूँ, मैं बहुत दुआ करती हूँ। मैं अल्लाह से जी, एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इमरान खान को पूरा मौका दे, क्योंकि आप बिल्कुल। 3-4 साल में भी पंजाब की अवाम को, पाकिस्तान की, और तकरीबन 8 साल में केपीके की अवाम को बिल्कुल पता नहीं चला। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि हम जैसे लोगों ने तो गलना मरना सड़ना है ही। ऐ मेरे मौला, जो ये जो मेजॉरिटी है इनको दुआ कबूल फरमा और इमरान खान को अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार मिले। ताकि बिल्कुल नया पाकिस्तान बन सके। मैं चाहती हूँ जी, मैं दिल से चाहती हूँ, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हमारा पड़ोस में इलेक्शन हुए इंडिया में, इंडियन इलेक्शंस को आप कैसे देखती हैं? वहां पे मोदी ने कहा था अब की बार 400 के पार, जबकि रिजल्ट जो हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ? वो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पे हो रही थी, पॉलिटिकली भी वो लोग साउंड थे, बस बड़े सीजन पॉलिटिशियंस भी हैं उनकी जमात में। इसके बावजूद फिर उन वहां इंडियन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स क्यों आए हैं? अच्छा, इसमें आपने देखा होगा बहुत बड़ा किरदार जो है वहाँ के सोशल मीडिया का है। कुछ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने उनको बहुत मतलब डैमेज किया है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना आप कह सकते हैं इन अ वे, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर किया है। जो उनके खिलाफ बोल सकते हैं तो उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट नहीं दिया। एक तो ये फैक्टर है कि आपको मुसलसल जो है लोग फीड कर रहे हो, कुछ लोग जो आपको सोचने में मजबूर कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी इन्फ्लुएंसर्स के जिन्होंने खुद सोचने में मजबूर किया कि जो आपको पॉलिटिकल एक क्लास जो आपको एक एक्सट्रीमिस्ट वे में लेकर जा रही है, ये गलत है। तो एक तरह की तो बड़ी खुशाइंद बात है। आप देखें, दुनिया में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, अगर वहां पे इतनी बड़ी शिफ्ट आई है और मुसलसल तीसरी बार उन्होंने इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं ली, तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेटिकली वो मैं बहुत उसको खुशाइंद समझती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अदलिया में से करतूत लिखे गए, ये चीजें जो होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। उसके साथ साथ एक दूसरा फैक्टर आप कभी नहीं छोड़ सकते कि वहां पर राहुल गांधी ने एक यात्रा की, भारत जुड़ाव यात्रा, और उन्होंने बड़ा काम किया है पिछले 5 सालों में। उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है, जबकि आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आपको ये कल्चर बहुत कम नजर आता है। और ये मैं क्रेडिट देती हूँ इमरान खान को कि उनके आने के बाद ये क्रेडिट है उनको कि कम से कम दूसरी पार्टीज जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलायंस में चल रही थी, वहां से कुछ अपोजिट चल पड़ी हैं और उनको ये खौफ रहता है कि हमारी जगह ये ले सकती हैं। वहां पर सेम यही हुआ है कि वहां पर बाकी पार्टीज ने मेहनत की, वहां पे जमहूरियत बहुत आप समझ रहे हैं कि उसके रूट्स बहुत मजबूत हैं। तो वहां पे बाकी पार्टीज ने काम किया, वो थक हार के बैठ नहीं गए कि बस जी हमारे तो एंड हो गया। आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल में, स्पेसिफिकली पिछले 2 साल में, राहुल गांधी ने बहुत एक्टिव होकर उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया। वो जो वहां से वो जो पप्पू बॉय से निकल के जो उनको छेड़ा जाता था, हमारे यहाँ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं बिलावल जरदारी के साथ, तो उन्होंने उस इमेज को एकदम तोड़ के वो बाहर निकले हैं और उन्होंने मेहनत की है। तो उसका आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये खुशाइन बात है, वहां की आवाम ने एक चेंज जो है वो देखा है। अगर वो उसी तरह से आगे चलते तो मेरा नहीं ख्याल था कि डिक्टेटरशिप में और इस डेमोक्रेसी में कुछ फर्क रह जाता। कि वहाँ का जो मीडिया है, उसने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बुरी तरह से मोदी की उसमें था, गिरफ्त में था, और आपने थ्रू आउट उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म खास तौर पे नहीं देखा था, कोई अमूमन आप देखने को नहीं मिलता था। वहाँ का सोशल मीडिया जो क्लास है, यूट्यूबर्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने, मैं पाकिस्तान के लिए भी मोटिवेट करूंगी लोगों को कि ये जो अवेयरनेस है, जो हम जैसे लोगों को दीवाना समझा जाता है, मेरे ख्याल में इवेंचुअली काम आती है। हमारा पाकिस्तान में आप डिफरेंस ऑफ लोगों को ओपिनियन। पाकिस्तान में आप लोगों को मोटिवेट तो कर रही हैं, लेकिन ये बताएं कि ट्विटर क्यों बंद है? मुझे यकीन माने समझ नहीं आती कि कैसे बेशर्म लोग हैं हम। हमारे सियासी लीडरान उसी ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे होते हैं और हमें कहा जाता है कि उसके जरिए हम पता करें कि हम हमारा क्या ट्वीट आया। और क्या फैक्ट क्या है कि हमारे यहाँ उन्होंने बैन किया हुआ है, हम कहाँ से देखें भाई? तो आप खुद भी वीपीएन लगा रहे हैं, इसका मतलब है तो क्या कर सकते हैं? बाकी कुछ और भी कवानीन आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पंजाब कुछ और आ रही हैं, क्योंकि जितना सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर है पीटीआई का, उसको काउंटर करने के लिए जो आपके ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने पिछले 1-2 साल से बहुत बुरी तरह की से रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं। तो दुआ करें कि यूट्यूब और बाकी चैनल्स जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है वो चलते रहें। अभी ये तो बहुत कम है, एक्स तो बहुत कम तादाद है पाकिस्तान की जो उस पर मौजूद है।
तो मजीद आगे इसको टाइट किया जा सकता है इस पॉलिसी को? जी, आजकल आप देख रहे हैं कि यही जो है पंजाब वो में अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है, जी, जी, बिल्कुल। रातों रात उसी आए की दिन आई बिल थिंक। पास होते रहते हैं। आपको कई बिल को आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बहस करते हुए, कई बिल जो है खामोशी से दूसरे जो पहले वाले कवानीन है उनका हिस्सा बना दिए गए हैं। तो आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, मुझे, आपको, बाकी अवाम की आवाज़ को। लेकिन मेरे ख़्याल में इवेंचुअली ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को जो रवैया है अवाम का, वो डिक्टेटरशिप को इतना ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आखिरकार मेरे ख़्याल में हमें जो है, हम लोग रोटी पे कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग हैं, हम आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये टैक्टिक्स हैं जो ज़्यादा अरसे तक आप चाइना नहीं बना सकते पाकिस्तान को। आपको अगर आज़ादी आप नहीं देंगे, तो मेरे ख़्याल में एक हद तक अवाम बर्दाश्त करेगी। उसके ज़्यादा जो है वो कहीं न कहीं कोई न उसके कोई बाद रास्ता निकालेगा। रिएक्शन आएगा लोगों का। रिएक्शनरी है, आप इसको या तो आप प्रॉस्पेरिटी इतनी दें कि लोगों को आपकी फ़िक्र ही ना हो कि आप कहाँ-कहाँ बैन कर रहे हैं और क्या-क्या बैन कर रहे हैं। लेकिन आपने लोगों को हैंड टू माउथ किया हुआ है, उनको 2 वक़्त की रोटी नहीं दे रहे, फिर तो उनको आज़ादी चाहिए होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह की मीडिया पे इस तरह की कदगन नहीं लगनी चाहिए। आप बस कंट्रोल एक जरूर करें। नून लीग जो है पहले, जब तक वो इक़्तिदार में नहीं थी, तो बहुत खूबसूरत बातें किया करती थी। मरियम नवाज़ भी, नवाज़ शरीफ भी, हम जैसे बिल्कुल लोगों को कुछ उम्मीद थी कि कुछ शर्म-हया बाकी होगा उनमें, लेकिन नहीं है। नहीं है, शर्म तो मगर उन्हें नहीं आती, ये कहना चाह रही हैं आप? आएगी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें था कि एक प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको इतना ज़्यादा आपको किया गया है, आपको यूँ समझ लें कि इक़्तिदार से हटाया गया और आपने बहुत मुश्किल वक़्त देखे हैं, तो शायद पॉलिश्ड होके सामने आए। अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे बड़े भाई के साथ एक छोटा भाई मौजूद हैं, जो अवाम के लिए दर्द-ए-सर हैं, जो अवाम का नहीं सोचते, जिनको इक़्तिदार की फ़िक्र है, लेकिन बज़ाहिर वो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अवाम के लिए कर रहा हूँ। भई, आप अगर अवाम के लिए कर रहे हैं, तो अवाम को ये कड़वा घूँट पीने दें पीटीआई का। मैं तो ओपनली बिल्कुल कहती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि ये अवाम के लिए कड़वा घूँट है, तो आप मेहरबानी फरमा कर यू सिट बैक एंड वॉच योर बिज़नेसेस और लेट अस सफ़र। अवाम को सफ़र करने दें। आप इतने मेहरबान ना बनें। लेकिन मसला ये है कि हर एक को इक़्तिदार की भूख है यहाँ पर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। इसके अलावा जब भी कोई टॉपिक्स होंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इन चीज़ों पे डिस्कशन हो जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हुए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।